नमस्कार साथियों। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय जरूर देना चाहूंगा। मैं मंटू कुमार इलाहाबाद प्रयागराज से हूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एवरेज यानी कि औसत पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं पिछले कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और कई इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो खैर उम्मीद करता हूं कि जो मैं अभी एवरेज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एवरेज, है ना। और ये जो चैप्टर आप लोगों को दिख रहा है, अब देखिए कई बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर आपने ये चैप्टर क्यों चुना, है ना। इसलिए चुना, उसका कारण है मैं आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन मेथड बताऊंगा जिससे कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से, इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, इस चैप्टर को आप कर सके। ठीक है, हालांकि देखिए मैं पूरा अरिथमेटिक एडवांस सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इस चैप्टर को अभी चुन रहा हूं और इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए देखिएगा सभी लोग कि एवरेज सबसे पहली चीज ये है कि भाई हम लोग कोई भी चैप्टर अगर शुरू करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उसके बेसिक्स क्या होते हैं। भाई ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कई बार ये भी होता है बच्चों को बेसिक्स पता होता है नहीं और वो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज बच्चों, एवरेज को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, एवरेज को अगर डिटेल में समझें तो एवरेज कुछ नहीं, आप लोगों का दो चीज होता है। एक होता है मीन वैल्यू, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में मध्यमान कह सकते हैं, और दूसरा आपका ये होता है पर हेड वैल्यू। पर हेड वैल्यू जिसको आप लोग हिंदी में प्रति व्यक्ति मान कह सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति मान कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो दोनों टर्म है इसका मैं मतलब आप लोगों को बारी बारी से मैं समझाने वाला हूं कि भाई मीन वैल्यू चाहे पर हेड वैल्यू ये दोनों चीजें सेम होती हैं, है ना। लेकिन मैं दो अलग अलग नाम क्यों लिख रहा हूं ये भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक, अगर हम बात करें तो बचपन से हम लोगों ने एवरेज जो है क्या पढ़ा है, तो हमने बचपन से एवरेज यही पढ़ा है कि एवरेज जो होता है वो ये होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो मुझे लगता है कि ये भाई बचपन से सभी बच्चे फॉर्मूला जानते होंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी आपकी संख्याएं होंगी सभी का योगफल कर दो और बटे में जितनी संख्या होगी उससे भाग दे दो तो हमारा एवरेज निकल जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण स्वरूप लूं तो मैंने आप लोगों से ये कहा कि बताइए 3, 6, 9, 10, 11 मान लो, इसका हमें निकालना है बच्चों औसत। तो इसका औसत क्या होगा, 3, 6, 9, 10, 11 का औसत क्या होगा। तो इसका औसत निकालने के लिए आप सभी को आपस में जोड़ेंगे, है ना, और जितनी भी संख्या होगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी संख्या है उससे भाग दोगे। मतलब टोटल संख्या है बच्चों 5, तो इसको 5 से आप भाग देगो। ठीक है, मैं एकदम चीजों को एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं और धीरे धीरे जो है जो आपके एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल तक थोड़ा सा हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, अब बच्चों बताओ 6, 3, 9, 9, 18 और 10 28, 28 और 11 ये आपका हो जाएगा 39/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.8। कितना आ जाएगा, 7.8। ठीक है, अब देखो 7.8 का मतलब क्या है, ये 7.8 एक्चुअल में है क्या चीज। तो ये 7.8 जो है इसको आप लोग मीन वैल्यू भी कह सकते हो और इसको आप लोग पर हेड वैल्यू भी कह सकते हो, है ना। अब देखिए जो पर हेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है एवरेज में, ये है क्या चीज ये जानना। बच्चों ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि एक बच्चे के पास 3 रुपए थे, एक के पास 6 रुपए थे, एक के पास 9 रुपए थे और एक बच्चे के पास 10 रुपए थे और एक बच्चे के पास 11 रुपए थे, है ना। मतलब हमने देखा कि भाई हर बच्चे के पास अलग अलग वैल्यू थी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं हर बच्चे को बराबर की राशि बंटवारा करूं, तो बराबर की राशि बंटवारा करने के लिए बताइए वो कौन सी राशि होगी जो सभी बच्चों में बराबर बराबर बंट जाए। तो बेटा वो जो राशि आती है जो कि 7.8 यहां से निकल के आई है, यही राशि जो है, यही राशि आप लोगों की जब बटेगी तो सब लोगों को बराबर बराबर हिस्से में पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर मैंने एवरेज को नाम दिया है क्या,
पर हेड वैल्यू। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आप मीन वैल्यू इसको क्यों कहते हो? बेटा जो वैल्यू ये 7.8 आ रही है, यही 7.8 जो वैल्यू है, यही आपकी, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो 7.8 वैल्यू आ रही है यही इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू होती है। इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू मतलब कि जो एकदम सटीक बीच में हो। अब देखो इस बात को आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी संख्या लिखी 1 2 3, अगर मान लो कि आप इसका एवरेज निकाल के देखो, तो बच्चों जब इसका एवरेज निकालोगे तो इसमें एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर जो संख्या है ये क्रमागत संख्या है, और क्रमागत संख्याओं में औसत निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रमागत संख्याओं में औसत वही संख्या होती है जो ठीक इनके बीच में होती है। तो इसीलिए मैं एवरेज को मीन वैल्यू भी कहता हूं और पर हेड वैल्यू भी कहता हूं। और कुल मिलाकर एवरेज का मतलब ही होता है, एवरेज का मतलब ही होता है कि ऐसी वो वैल्यू जो सभी लोगों में बराबर बराबर बट सके, दैट इज कॉल्ड एवरेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग इसको फटाफट नोट करते रहिए। ठीक है, और देखिए कभी भी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं, है ना, किसी से भी पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, हमेशा अपने नोट मेकिंग आदत को डाल लो। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मीन वैल्यू और पर हेड वैल्यू, एवरेज के बारे में आप समझ पाए होंगे। अभी धीरे धीरे सारी चीजें मैं समझाते चलूंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने। एकदम मैं चीजों को जीरो से शुरू किया हूं, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो भाई सभी लोग, देखो आप लोगों ने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे प्रयास क्या है? मेरा प्रयास यहाँ पर यह है कि जो मेथड्स हैं, देखिए आज की डेट में एग्जाम निकालना ना तो आसान है ना तो कठिन है। ठीक है, अगर आप वही फंडामेंटल मेथड जो आप लोग पहले से सीखे हो, चाहे पढ़े आए हो, है ना, तो थोड़ा सा उससे कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वो मेथड डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम निकालने में आपकी हेल्प कर सके। तो हम लोग वही सारे मेथड डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे बच्चों मान लो कि मैंने ये कहा 78 82, है ना, 84 76, इसका एवरेज क्या होगा? ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा? 78 82 84 76, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो इसका औसत निकालने के लिए फिर वही करोगे कि सभी को जोड़ोगे और बटे में 4। लेकिन यहां पर देखो हम लोग ये सब चीजें नहीं करने वाले। ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर देखो एक जो तरीका है वो आप लोगों ने बचपन में 10वीं क्लास में एक जब स्टैटिस्टिक पढ़ते होगे तो उसमें एज्यूम मीन मेथड पढ़ा जाता था, है ना। अगर आपको याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, है ना। तो यहां पर भी देखो कि एवरेज, जब मैंने आपको बताया कि एवरेज पर हेड वैल्यू होता है ना, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि एक बच्चे के पास 78 रुपए, दूसरे के पास 82 है, तीसरे के पास 84 है, इसके पास 76 है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि सभी में बराबर बंटवारा करें, है ना। तो बच्चों जब सभी में बराबर बंटवारा करेंगे तो एक चीज आप लोगों को एवरेज में यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी n संख्याओं का औसत निकाल रहे हो तो जो भी औसत आकर रिजल्ट आता है वो उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी, तो बताओ इन सब में छोटी संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हो सबसे छोटी संख्या 76 है और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी है? वो 84 है। तो जो भी आपका उत्तर आएगा वो 76 और 84 के बीच में आएगा। यानी यूं कह सकते हो कि 77 आ सकता है, 78 आ सकता है ना, 79 आ सकता है, 80 आ सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 76 से छोटा यानी कि 75 आएगा, चाहे कभी ऐसा नहीं होगा कि 84 से बड़ा यानी कि 85 86 ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जो छोटी संख्या है और जो बड़ी संख्या है इसके बीच में ही आएगा। इस बात का आप लोग हमेशा
ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो, जैसे मान लीजिए इसका औसत निकालना है, औसत मतलब सभी को बराबर बंटवारा करना। अब सभी को बराबर बंटवारा करना है तो बेटा क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जितने भी है ये 80 के आसपास सबके पास पैसे बने हुए है ना। तो मैंने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, सभी को 80-80 रुपए दे देते हैं। जब मैं सभी को 80-80 दे रहा हूं तो हो क्या रहा है, इसके पास 2 रुपए कम पड़ जा रहे हैं, है ना भाई। इसके पास कितने रुपए कम पड़ जा रहे हैं, तो इसके पास 2 रुपए कम पड़ जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके पास कितने ज्यादा हो जा रहे हैं, 2 रुपए ज्यादा हो रहे हैं। इसके पास कितने ज्यादा हो रहे हैं, 4 रुपए ज्यादा हो रहे हैं, जबकि इसके पास 4 रुपए कम हो रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिसके पास कम हो रहा है जिसके पास ज्यादा हो रहा है, तो ओवरऑल देखो कि कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है। अगर ओवरऑल कम हो रहा है तो वो कमी जो है सब में बराबर बराबर बटेगी, और अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा भी सब में बराबर बराबर बटेगी, ठीक है। तो ये -2, ये +2, ये +4, ये -4। अब बच्चों देखो ओवरऑल क्या आया, 0 आया। ओवरऑल 0 आने का मतलब ये जो आपने 80 का बंटवारा किया है ये बिल्कुल आपने सही किया है। आपका जो अंदाजा था वो बिल्कुल 100% सही था, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग, ठीक। अच्छा, कई बच्चे हो सकता है ये भी सोचने लग जाए कि सर ये बताइए कि जैसे अगर आपने 80 लिया है ना, 80 के अलावा हम कोई दूसरी संख्या ले तो क्या हमारा आंसर 80 आएगा। बेटा इसको आप अप्लाई करके देख लो, आंसर आपका 80 ही आएगा, इधर उधर नहीं आने वाला, ठीक है ना। आप चाहे जो संख्या ले लो, हाँ लेकिन ध्यान रखना 76-84 के बीच में लो। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमारा तो मन 75 लेने का है। बेटा ले ले, दिक्कत क्या है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम 75 भी लेते हो तब भी आंसर 80 आएगा। लेकिन क्या मतलब है, जब हमें ये बात पता है कि आंसर जो है इसके बीच में ही रहना है तो क्यों हम फालतू में 75 और 2-3 ले, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट करिए, चलो चलो अब देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने और लेके चल रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल भाई मेरे और देखो, ठीक है। 370, 72, 376, 368 ये ले लिया हमने, ठीक है। कोई भी संख्या ले सकते हो, है ना, कोई भी संख्या जो आपकी इच्छा हो, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसका औसत हमें निकालना है ना। अब बच्चों बताओ कि अगर इसका औसत निकालना है तो क्या करोगे। आप यहां पे देख सकते हो कि जो भी संख्या है 370-80 के आस पास दिख रही है हमें, है ना। अच्छा, सबसे छोटी संख्या 368 दिख रही है और सबसे बड़ी संख्या 376 दिख रही है। एक काम करते हैं कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 370 ले लिया, है ना। जब हमने 370 लिया तो बच्चों ये बताओ कि ये कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ये 0। ये कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 ज्यादा है, और जबकि ये कितना, तो ये 2 कम है। अब बताओ बच्चों, ये 2 ज्यादा ये 2 कम, ये तो आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर 6 ज्यादा निकल के आ रहा है तो वो जो 6 ज्यादा निकल कर आता है उसका क्या होता है ये जानो। तो जो 6 ज्यादा निकल के आया है ये कितने लोगों में बटेगा, 4 लोगों में बराबर बटेगा। अगर बताओ ये जो 6 रुपए ज्यादा निकल के आ रहा है तो 4 लोगों में बराबर जब बांटोगे तो इसको डिवाइड बाय 4 करोगे, है ना भाई। मेरे 2 के पहाड़े में 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1.5 आया। 1.5 आने का मतलब क्या है कि आंसर क्या हो जाएगा, 371.5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ, ठीक है। नोट करते रहो। अब इसी प्रकार से देखो एक और देख लेते हैं एग्जांपल, है ना, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखो पर हेड वैल्यू मैंने क्यों बोला था एवरेज को, ये आपको पता लग गया होगा, है ना। चलो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा 2378, 2380, 2382, ठीक है, 2382
और यहां पर मैंने ले लिया 2384। अब इसका भाई औसत क्या होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, फिर से हम लोग क्या करेंगे भाई, वही कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2380 ले लिया, ये 2380 ले लिया, ये 78 है भाई, 2 कम, ये कितना 0, ये कितना ज्यादा 2 ज्यादा, ये 4 ज्यादा। बच्चों 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 4 आया, तो प्लस का 4 भाई बंटवारा कितने लोगों में, 4 लोगों में, कितने बार में, एक बार में कटेगा। उत्तर कितना आएगा मेरे भाई, 2381। ठीक है, तो 2381 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 2381 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो अब देखो भाई, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो पर हेड वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो चीजें आप कर रहे हो इसी का जस्ट उल्टा आने लग जाए। अभी मैं आप लोगों को मीन वैल्यू वाला भी कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, अभी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, पहले एक चीज जान लो बच्चों, जैसे मान लो कि आपको इसी का उल्टा दे दे, है ना। देखो यहां पर बच्चों को दिक्कत ये नहीं होती है कि भाई ये फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना नंबर है, इसका औसत निकालो, है ना। तो बच्चे को दिक्कत वहां होगी ही नहीं। बच्चे को दिक्कत कहां होगी, बच्चे को दिक्कत यहां हो जाती है कि कुछ संख्या का औसत फलाना है, इस संख्या का औसत ढिमकाना है। तो बताइए जो फलाने संख्या थी उसका औसत कितना रहा होगा, जब पूरी संख्या का मिलाकर औसत ये होगा, है ना। तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो सब चीजें कैसे हम लोगों को करनी है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अभी आपको बेसिक्स बता रहा हूं, फिर अभी आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक्स जान लोगे तो क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, तो अभी बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। कभी भी याद रखिएगा कि सीखने में ना जल्दबाजी मत करो, आराम से चीजों को सीखो। जितना जीरो से सीखना शुरू करोगे आगे चल के उतना ही तुम्हें कम दिक्कत होगा, बड़े बड़े सवाल भी बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये मत सोचो कि हाँ ये मेरे को आता है, छोड़ो यार हटाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ठीक है, चलिए अब बच्चों जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों से ये कहा कि एक संख्या आपकी 78 है, ठीक है, एक संख्या आपकी 82 है, ये वाली संख्या हमें पता नहीं है, इस संख्या के हमें पता नहीं है। ठीक है, और ये वाली संख्या 76 है। और बच्चों ओवरऑल जो एवरेज है इन सभी संख्या का, इन सभी संख्या का जो ओवरऑल एवरेज है उसको मैंने 80 मान लिया। ठीक है, उसको मैंने कितना मान लिया, 80 मान लिया। तो सवाल मेरा यह है कि बताइए कि ये वाली जो संख्या होगी ये कितनी होगी। भाई एक 78 है, एक 82 है, ये संख्या पता नहीं, ये संख्या 76 है। तो ये चारों संख्या का औसत अगर 80 है तो मेरी ये वाली संख्या कितनी होगी, है ना। तो मुझे नहीं लगता यार कि यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगी। मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगी, हर बच्चा इतना सक्षम है कि इस सवाल को बड़े ही ईमानदारी से बहुत आसानी से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है ही नहीं कि आप कर सकते, मुद्दा तो ये है कि कौन कितना जल्दी कर सकता है। ठीक है, आज की डेट में ये जान लीजिए कि पेपर, भले आपको ये लगता होगा कि हाँ भाई हम लोग को कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ आता है, हम तो जाएंगे पेपर उड़ा के रख देंगे, और होता उल्टा है, पेपर आपको उड़ा के रख देता है, होता यही तो है ना। तो देखिए आज की डेट में मुद्दा ये है ही नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मुद्दा ये है कि कौन बच्चा कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, और विश्वास मानिए ये मुद्दा है। चलिए फिलहाल ये सवाल देखते हैं। अब देखो इस सवाल को करने के लिए वही है कि आप इनको जोड़ोगे, इसको एक्स मानोगे, कुछ इस तरीके का करोगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कैसे ये बताइए। जब आपको पता है कि सभी बच्चों के हिस्से में 80-80 आना है, भाई एवरेज का मतलब यही होता है कि पर हेड वैल्यू, तो सभी बच्चे के अगर हिस्से में 80-80 आना है तो ये जो बच्चा है इसके पास कितना कम है 80 से, तो आपने देखा कि 2 कम है। इसके पास कितना ज्यादा है, तो आपने देखा कि 2 ज्यादा है ना। और इसके पास कितना कम है कितना ज्यादा है इसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसके पास x ज्यादा है। x ज्यादा किससे, इस 80 से, इस 80 से इसके पास x ज्यादा है, यही x की वैल्यू निकल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा बच्चे की x ज्यादा है। अब कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर आपको कैसे पता कि ज्यादा ही है। बेटा ये ना तो तुम्हें पता ना तो मेरे को पता, ये जो x है अगर इस x की वैल्यू प्लस में आ गई तो समझ जाओ
कि भाई ये ज्यादा होगा। अगर इस x की वैल्यू माइनस में आएगी तो समझ जाना कि ये कम होगा, बस इतना ध्यान रखना। अब बताओ ये जो 76 है 80 से कम है ना, कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। अच्छा ये बच्चों बताओ कि जब ओवरऑल सभी को जब बंटवारा बराबर बराबर कर देते हैं, है ना, तो ये बताइएगा कि आपने देखा होगा कि जब हम लोग बंटवारा बराबर बराबर कर देते थे तो ओवरऑल जो वो क्या कहते हैं, जो अंतर आना चाहिए वो ओवरऑल अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो इसको आप लोग ओवरऑल 0 के बराबर कर दो। तो ये देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहां से x का वैल्यू देखो प्लस का 4 आएगा और x का वैल्यू प्लस का 4 आएगा, तो प्लस का 4 80 में जोड़ोगे तो बताओ बच्चों ये कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। यानी कि ये जो डाटा होगा 84 होगा, ठीक। आप लोग इसको बेसिक से भी निकाल के देखिए, आपका यही आना है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए फटाफट। तो देखो ये जो तरीका है ना, ये तरीका भी देखना आपके एवरेज के आने वाले कितने सवालों को आसान बनाएगा, ठीक है। आप इसे पहले नोट करिए। चलो चलो तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेने लग रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो देखो अब एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि ये 78 है, ये कितना होना चाहिए कि ओवरऑल एवरेज कितना आ जाए बच्चे, 76, है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल बहुत इजी सा। अब बताओ कि ओवरऑल एवरेज 76 आ रहा है, ये कितना होना चाहिए, यही ना पूछा है बच्चों। ये बताओ कि ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, तो ये कितना ज्यादा है, मैंने कहा x ज्यादा। ओवरऑल क्या करोगे, 0, तो 2 + x = 0, तो x = -2, -2, तो 76 में -2 को घटाओ, आंसर पाओ 74 आंसर। लो भाई, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। अगर मान लो ये +2 होता तो फिर क्या हो जाता, ये आपका +2 यानी कि 78 आंसर हो जाता फिर, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के अंदर एवरेज का सवाल रहता ही रहता है ना। और आजकल तो ऐसे ऐसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी बनाने लग गया है। आप लोगों ने देखा होगा सवाल में बोलता है कि भाई 10 लोगों का एवरेज इतना था, 5 लोग आ गए उसमें, जिससे कि एवरेज जो है इतने से बढ़ गया, है ना। और जो आने वाला व्यक्ति है बताइए उनका औसत क्या होगा, है ना। तो वो सवाल भी इस मेथड से बहुत ही जल्दी हो जाएगा, है ना। अभी हम लोग करेंगे, देखते रहना, ठीक। चलिए अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहां पर तो जो कहानी थी, यहां पर तो एक एक बच्चे की कहानी थी, ठीक ही नहीं थी ना, कि एक बच्चे के पास इतना है, एक इसके पास इतना है, उसके पास इतना है, ठीक है। अब यहां पर कहानी ये होगी कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका एवरेज, ठीक। मैंने कहा कि भाई 36 बच्चे हैं एक क्लास में, है ना। हमने मान लिया कि एक जगह 36 बच्चे हैं और एक जगह 54 बच्चे हैं, ठीक। तो 36 बच्चों का एवरेज मैंने 72 मान लिया और 54 बच्चों का 77 मान लिया, ठीक। ये मान लिया। मैंने आप लोगों से पूछा कि बताइए कि
दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज कितना होगा, है ना। मैंने आपसे बोला कि एक क्लास में 36 बच्चे हैं, उन बच्चों का एवरेज है 72, है ना। दूसरी क्लास में 54 बच्चे हैं, इन बच्चों का एवरेज है बच्चे 77। ठीक, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ कि दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, तो दोनों क्लास का कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि भाई सबसे पहले दोनों क्लास का कंबाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, और कंबाइंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं कि हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे यहां और यहां भी, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, और फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 36 और 54 यानी कि 90 से भाग देते हैं, तब जाके हमारा सवाल का सही उत्तर आता है। ठीक है, लेकिन देखो वो प्रोसेस काफी मतलब कैलकुलेटिव कह सकते हो, चाहे जो भी है ना, गुणा करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर हम लोग वो सब नहीं करने वाले। ठीक है, एक बच्चे आप लोग याद रखिएगा कि जो एवरेज होता है वो कभी भी अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मोहताज नहीं होता। एवरेज हमेशा जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लो या स्टूडेंट कह लो, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसका रेशियो का मोहताज होता है। तो यहां पर देख सकते हो कि यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, तो यहां पर देखो ये 18 के पहाड़े में 2 बार में, ये 18 के पहाड़े में 3 बार में, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 2:3 आएगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज बोला कि भाई वो अपने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के रेशियो का मोहताज होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, यहां 2 बच्चे हैं, एवरेज है 72 बच्चे, 2 बच्चे हैं, एवरेज है 72 का मतलब ये होता है कि ये जो 2 बच्चे हैं ये हर एक बच्चे के पास 72 रुपए है, और ये 3 बच्चे यहां एवरेज है 77, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे के पास 77 रुपए। तो मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि बताइए सभी के पास बराबर राशि होनी चाहिए, तो सभी के पास बराबर राशि होनी चाहिए, तो मैंने 72 77 के बीच में मान लीजिए 75 मान लिया, है ना, मैंने 75 मान लिया। अब बताओ कि ये 72 है, ये कितना कम है, ये 3 कम है। अच्छा ये जो 3 कम है ये तो एक बच्चे के पास कम है ना, एक बच्चे के पास 3 रुपए कम, तो 2 बच्चे के पास कितना कम, तो बेटा 2 से गुणा करोगे। और यहां पर बताओ ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो एक बच्चे के पास 2 ज्यादा, तो 3 बच्चे के पास इतना ज्यादा। यहां देखो ये 6 कम था इसके पास 6 ज्यादा है, तो ये बताइए ओवरऑल ये 0 हो गया। ओवरऑल 0 होने का मतलब आपने जो 75 माना है वो बिल्कुल सही एवरेज था। खत्म सवाल। ठीक है, नोट करो। फटाफट नोट कर लो। चलो अब देखो यहां पर एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अठारह 36 54, मान लीजिए एक क्लास में 18 बच्चे, दूसरी में 36 और तीसरी में 54 बच्चे। ठीक है, और इनका मैंने एवरेज ले लिया 80 82 78, मान लो 80 82 78। ठीक है, चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि इन सभी का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, है ना, तो मैंने आपसे बोला था सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का आप लोग निकालोगे रेशियो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जब रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 के पहाड़े में 3 बार। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ कि जो भी आपका आंसर होगा इसके बीच में ही होना चाहिए। तो मैंने मान लीजिए मैंने 80 ही मान लिया, मैंने क्या माना 80 मान लिया। ठीक है, 80 मान लो 81 मान लो, जो मन करे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना 0 मल्टीप्लाई 1, ये कितना ज्यादा 2 ज्यादा मल्टीप्लाई 2, ये कितना कम है, तो ये 2 कम है मल्टीप्लाई 3। अब बच्चों ये बताओ कि यहाँ पे 0 हो गया, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 6, है ना, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 होगा, और ये जो माइनस का 2 है ये सभी में बंटवारा होगा कितने, 3 2 5 1 6 बच्चों में, 1/3 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा 79 ओवरऑल 2/3, है ना, तो 79 2/3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
ठीक, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वही है कि देखिए ये मेथड काफी मतलब सही पड़ता है, ठीक है, जिससे कि आप अपने सवालों को बहुत जल्दी आप सॉल्व करके ला सकते हो। ठीक है, नोट करिए। चलो, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। अब बच्चों देखो यहां पर, अब जो ये कर रहे थे अब इसका ठीक उल्टा करेंगे हम लोग, है ना। इसका ठीक क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक, क्या है मतलब उल्टा, मेरा कहने का मतलब क्या है कि उल्टा करेंगे, ये जानो। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है, उल्टा कहने का मतलब ये है कि ये जो 36 बच्चे हैं इनका एवरेज 72 मान लिया, ये जो 54 बच्चे हैं इनका एवरेज नहीं पता, तो पूरे 90 बच्चों का एवरेज मान लीजिए कि पूरे 90 बच्चों का एवरेज कितना आया था यार, 75 आया था, 78 आया था, 75 आया था शायद, है ना, 75 आया था। वही जो क्वेश्चन अभी किया था उसी का उल्टा कर रहा हूं मैं, है ना। बच्चों दिक्कत यही होती है कि 36 बच्चों का औसत 72 बोल देता है, 54 बच्चों का औसत हमें पता नहीं है, वो निकालना है, ठीक है, और पूरे 90 बच्चों का औसत 75 बोल रखा है। ठीक, सवाल पूछता है कि बताइए जो 54 बच्चे इनका औसत क्या होगा, है ना। तो इस तरीके के सवाल आता है, तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा भाई बच्चों को दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन जो अभी मैं मेथड बता रहा हूं उससे करिएगा तो आप लोगों का देखना आंसर कितना जल्दी आएगा। बच्चों ये बताओ कि अगर पूरे 90 बच्चों का, सबसे पहली चीज एक काम कर लिया करो, कभी भी रेशियो निकाल के ना छोटा कर दिया करो। ठीक है, 18 से 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, ये हमने छोटा कर दिया। ठीक है, ओवरऑल एवरेज 75 है, ये कितना है 72 है, तो कितना ज्यादा कितना कम है मेरे भाई, 3 कम है, 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। अब बताओ कि ये कितना ज्यादा है, तो हमें नहीं पता, हमने कहा x ज्यादा है, और कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ओवरऑल क्या करोगे, 0। ओवरऑल हमेशा 0, क्योंकि जब तुमने एवरेज 75 ले लिया है वो एकदम एग्जैक्ट डाटा है, तो ये जो नेट डिफरेंस है ओवरऑल 0 आना चाहिए ना। ठीक है, अब बताओ कि यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू +2 आ रहा है, और x इक्वल टू +2 का मतलब, तो 75 में +2 करोगे तो आंसर हो जाएगा 77। ठीक, 77 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, तो देखो बच्चों जैसे ये अरिथमेटिक का पार्ट है ना, ऐसे एडवांस भी मैं देखो इस तरीके से एकदम 0 से ही पढ़ाता हूं, है ना, चाहे वो आपका ज्योमेट्री हो, सर्कल हो, चाहे जो भी हो, है ना, एकदम 0 से। मतलब कि अगर किसी बच्चों को एडवांस का ए भी नहीं आता हो ना, तो वो भी बेहतर तरीके से सीख के जाएगा। चलो नोट कर लो। चलो अब देखो एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, ठीक है। किसी भी चैप्टर के बेसिक्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर चैप्टर के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 26 बच्चों का एवरेज जो है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये 68 है, ठीक है, और 39 बच्चों का एवरेज हमें नहीं पता, 39 बच्चों का एवरेज हमें नहीं पता। यहां पर मान लीजिए पूरे 65 बच्चे हैं, तो 65 बच्चों का एवरेज मैंने कहा 72 है, तो पूरे 130 बच्चों का एवरेज जैसे मान लो 73 दे देता हूं, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये जो 39 बच्चे हैं इनका औसत क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा, कैसे निकालोगे आप लोग, है ना, कैसे निकालोगे।
तो बच्चों सिंपल वही चीज आप सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे 13 से सारे कट रहे हैं, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, इसको काटो या ना काटो खैर एक ही बात है, वो 10 बार में है ना। ओवरऑल बताओ 73 आ रहा है, ओवरऑल 73 आ रहा है, यहाँ पर कितना है 68 है। बताइए कितना कम हो गया, तो आप देख सकते हो 5 कम हो गया। मल्टीप्लाई कितना 2, ये कितना ज्यादा, हमने कहा x मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अच्छा ये वाला कितना कम है, 1 कम है, मल्टीप्लाई कितना 5, ओवरऑल 0 कर दो, ठीक है। अब बच्चों बताओ कि ये हो जाएगा माइनस का 10 जबकि हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस 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 15, तो 3x इक्वल टू प्लस 15, x इक्वल टू प्लस 5 आ रहा है, x इक्वल टू प्लस 5 का मतलब ये 73 है तो ये 78 हो जाएगा, खत्म, ठीक है। वो 73 था तो वो क्या हो जाएगा 78, नोट कर लो। चलो उम्मीद करता हूं इतनी बात जो मैं बताया हूं इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए पर हेड का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से सेट हो गया होगा कि भाई एक्चुअल में जो पर हेड कॉन्सेप्ट है ये है क्या। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे के दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि जो मीन वैल्यू है इसका क्या मतलब है, क्यों मीन वैल्यू को मतलब मीन वैल्यू को एवरेज या एवरेज को मीन वैल्यू कहते हैं, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा है, ठीक है। अब यहां पर हेडिंग आप लोग लिख लेना, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक, यानी कि क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का औसत, ठीक, क्या है ये चीज, ये जानते हैं। तो बच्चों जैसे मान लो मैंने आप लोगों से ये कह दिया कि बताओ 1 2 3 इसका एवरेज क्या होगा, है ना। तो इसका एवरेज अगर आप निकालते हो तो बेवकूफी है, ठीक। 1 2 3 आप लोगों का क्या है, एक क्रमागत संख्या है, ठीक है। क्रमागत संख्या में कभी भी औसत मत निकालना, जो सबसे पहले जो भी आपकी संख्या है उसको आप पहले आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। एक बार जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाए तो उसमें जो सबसे बीच वाली वैल्यू होगी वही आपका औसत होगा, और बाकी आप फॉर्मूला से भी निकालोगे तो आना वही है, कोई मतलब नहीं कि निकालो, ठीक है। अब तुम खुद सोचो कि अगर मान लीजिए कि इसका एवरेज निकालूंगा तो बताओ बीच में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका एवरेज क्या होगा 2 होगा। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2 4 6, तो बताइए 2 4 6 का एवरेज क्या होगा। तो भाई 2 4 6 का जो एवरेज होगा तो भाई बीच में संख्या कौन सी है 4 है, तो एवरेज 4 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 5 7, बताओ इसका एवरेज क्या होगा। तो भाई जाहिर सी बात है भाई बीच में संख्या कौन सी आ रही है 5 आ रही है, तो आंसर हो जाएगा भाई 5। भाई बीच में संख्या क्या आ रही है 5 आ रही है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप लोग एवरेज को निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब एवरेज की देखो एक और खासियत भी होती है, ठीक है ना। एवरेज की एक और खासियत भी होती है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए उससे पहले सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, 2-3 एग्जांपल से और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 7 14 21 है ना, ये 28। अब मान लो कि मैंने कहा कि बच्चे इसका एवरेज क्या होगा, है ना। अगर इसका एवरेज तुम निकालना चाहते हो तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा ये जानो। ये बताइए कि इस बार जो बीच में जो संख्या है वो कोई एक संख्या नहीं है, इस बार 2 संख्या है, आप देख सकते हो ये और ये। तो जो भी उत्तर होगा सवाल का वो इन दोनों संख्या के जस्ट जो बीच में संख्या आएगी वो औसत होगा। तो बताइए 14 और 21 के बीच में जस्ट बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो किसी भी 2 संख्याओं के बीच वाला नंबर निकालने के लिए ये तरीका होता है
कि आप दोनों संख्या को क्या कर दो, आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दो, है ना, ये तरीका है। लेकिन यार देखो, अब अगर आप इतना मतलब ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या चाहे बैंक चाहे किसी भी जॉब की तैयारी, तो इतना तो कॉमन सेंस आपके दिमाग में डेवलप हो ही गया होगा कि हाँ भाई, अगर इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है तो फिर हमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है ना। इतना तो भाई डेवलप हो ही जाता है बच्चे का मेंटल, ठीक है। तो अब बताओ कि भाई अगर मान लीजिए इसका औसत 17.5 होगा कि नहीं होगा, बोलो, है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि 3, 6, 9, 12, इसका औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो भी आंसर होगा 6, 9 के बीच में, तो 6, 9 के बीच में जस्ट बीच में संख्या कौन सी होगी, बताओ भाई, 7.5 होगी कि नहीं होगी, है ना। तो वही है कि 6, 9 के बीच में जस्ट संख्या 7.5 होगी, मतलब 7.5 होगी, तो 7.5 इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन ये बनता भी है कि n, चाहे बोल देता कि 6 सम संख्याओं का औसत अगर इतना है, तो बताइए उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चाहे आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन देखा होगा कि 5 विषम संख्याओं का औसत अगर इतना है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर लार्जर नंबर निकालना हो तो जो भी उन संख्याओं का औसत होता है प्लस जितनी संख्या होती है उसमें से 1 घटा दो, और छोटी संख्या निकालने के लिए जो भी सभी संख्या का औसत होगा उसमें से n-1 को घटा दो, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये अभी आगे मैं इस्तेमाल करूंगा, जब वैसा क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका इस्तेमाल करूंगा, तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अब एक चीज सुनना, सही बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बच्चों यहां पर मान लो कि मैंने आप लोगों से ये कहा, देखो एक चीज सुनना कि n नंबर का एवरेज जो है, मान लीजिए 10 दिया है, n संख्याओं का एवरेज 10 दिया है, अगर मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूं तो बताइए आने वाली जो नई संख्याएं होंगी उनका औसत क्या होगा, है ना। तो बच्चों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, ये बताइए जब एवरेज पर हेड वैल्यू होता ही है तो ये बताइएगा कि अगर n संख्याओं का औसत 10 है और तुम बोले प्रत्येक संख्या अगर 2 से गुणा करनी है, तो बेटा एवरेज भी तो 2 से गुणा हो जाएगा। और एवरेज होता क्या है, यही ना होता है कि भाई पर हेड वैल्यू, और जब तुम पर हेड वैल्यू को ही 2 से गुणा कर रहे हो तो तुम तो साफ कह रहे हो कि भाई तुम एवरेज को 2 से गुणा करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखिएगा, जैसे यहां यहीं पे अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो कि यहां पे एवरेज यहां 2 से गुणा हो रहा है, ठीक है। यहां भी देखो हर संख्या 2 से गुणा हो रही है, तो देखो हर संख्या 2 से गुणी हो रही है, तो यहां पर देखो यहां पे एवरेज 2 था, तो यहां पे एवरेज कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है ना। अच्छा, यहां पे देखो कि हर संख्या 1 से बढ़ रही है, यहां भी 1 से बढ़ रही है, यहां भी 1 से बढ़ रही है, तो ये बताइए कि जब हर संख्या 1 से बढ़ रही है तो एवरेज भी कितने से बढ़ेगा, 1 से। यहां पे देखो कि इसका एवरेज कितना था, 4 था, जबकि इसका एवरेज कितना है, 5 है। क्यों, क्योंकि हर संख्या में मैंने कितना कितना बढ़ाया, 1-1 बढ़ाया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, है ना। थोड़ा सा इन बातों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों को मतलब एवरेज को समझने में काफी मदद मिलेगी, काफी आप लोगों को आसान हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं इतनी बात मेरी आप समझ पाए होंगे। फटाफट आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी सवालों की भी शुरुआत करेंगे, है ना, तो आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी सवाल भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा अब सवालों पे भी नजर डालते हैं, ठीक है ना।
तो आज हम सबसे पहला सवाल जो करने वाले हैं, ये सवाल है। तो देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, कह रहा है 7 के पहले 5 गुणांकों का औसत बताओ क्या होगा, है ना। तो ये बताइए 7 के 5 गुणांक लिखोगे तो 7, 14, 21, 28, 35, ठीक है। अब बताइए कि 5 गुणांकों का औसत और ये क्रमागत संख्या है, तो ये बताइए बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 21। तो बताओ 21 आंसर हो, खत्म हो गया ना। क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं। अरे भाई जब ये कह रहा है कि 5 गुणांक है, अपनी पांचों उंगलियां आगे निकालो, है ना। अब बताइए कि पांचों उंगलियां में बीच वाली उंगली ये है और ये इधर से आओ चाहे इधर से आओ तीसरे नंबर पे है, तो 7 के तीसरे गुणांक का आंसर क्या होता है, 21 होता है। खत्म हो गया सवाल, है ना। कोई मतलब नहीं था इस सवाल को करने का। चलो अब देखो ये सवाल, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 7 के पहले 6 गुणांक। अब बच्चे बताओ अगर 6 गुणांक कह रहा है तो खुद सोचो, यानी कि 35 के बाद 42 भी आना चाहिए, है ना। अब औसत 21 तो रहेगा नहीं, है ना। अब क्या होना चाहिए, अब जरा बच्चों ये बताओ कि जो भी आंसर होगा, आप यहां पे देख सकते हो कि दो संख्या बीच में आ रही है, दो संख्या बीच में आ रही, कौन से, 21 और 28। तो इन दोनों के बीच वाला आंसर होगा। तो बच्चों ये बताओ 21 और 28 के बीच में कौन सा होना चाहिए नंबर। तो जाहिर सी बात है 24.5। तो 24.5 इसका सही जवाब होगा। ठीक, खत्म हो गया सवाल। ये सवाल देखो भाई, अब आप लोग पहले ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। बहुत आसान आसान सवाल है यार ये सब, ठीक है। अभी देखो मैं बहुत आसान सवाल लेके चल रहा हूं, अभी धीरे धीरे मैं बढ़ाऊंगा लेवल। आप लोग उसके लिए परेशान ना होना कि हाँ सर इतना ही लेवल कराएंगे, ठीक है। अभी लेवल तो वो मैं लेके जाऊंगा कि आप बोलोगे कि सर एग्जाम में एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बताओ फटाफट इसका आंसर। जल्दी बताओ। अब देखो बहुत आसान सवाल, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। अच्छा बच्चों ये बताओ कि 100 से कम सभी विषम संख्या, अगर तुम सभी विषम संख्या लिखो तो 1, 3, 5, 7, 9 और आखिरी कहानी 99 तक होगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा थोड़ी ना करोगे कि भाई टोटल कितनी संख्या है, कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई ये बताइए टोटल संख्या कितनी होगी, 50 होगी। अब बोलोगे सर आपने कैसे पता कर लिया। अरे भाई मेरे ये बताओ, संख्या या तो इवन ही हो सकती है तो ऑड ही हो सकती है ना। और अगर टोटल 100 संख्या है तो हर दूसरी संख्या इवन होती है, हर दूसरी संख्या ऑड होती है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी आधी संख्या इवन होनी चाहिए, आधी ऑड होनी चाहिए। तो 100 संख्याओं में ऑड संख्या कितनी होनी चाहिए, 50, ठीक है। अच्छा अब आपको ये बात पता होगी कि सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, है ना। भाई एवरेज निकालते समय आप क्या करते हो, यही ना करते हो कि सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बताइए सम जो है वो एन स्क्वायर मतलब कि 50 का स्क्वायर और बटे में 50, तो आंसर क्या आना चाहिए 50। बोलो हाँ या ना, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चीज को करने की जरूरत थी? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? भाई सुनो, ऐसा इसलिए, ये बताइए जब 1 से लेकर 99 तक तुम लिख रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से सोचना इस बारे में, तो बीच में जो संख्या आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? भाई बीच में जो संख्या आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? जाहिर सी बात है भाई 50 है। 50 के इधर, 50 के इधर, है ना। 50 के इधर कौन सा होता है 49, इधर कौन सा होता है 51, है ना। तो 51 और 49 के बीच वाला ही तो आपका औसत होगा, ठीक है। बस नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट।
ये सवाल ट्राई करो, ये आपके एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। इसका पहले एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, उसके बाद वो शॉर्ट ट्रिक आया कैसे है ये भी बता दूंगा, ठीक है। पहले शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर वो शॉर्ट ट्रिक आया कैसे है इसके बारे में बताऊंगा। चलो भाई बताओ, मुझे इंतजार है आपका, कौन बताएगा। चलो अब देखो, इसका शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बताऊं है ना, तो पहले शॉर्ट ट्रिक जान लो बच्चों। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो होता है 2n+1/3, खत्म। अब ये n जो है 7 तक जा रहा है ना, तो 2 × 7 + 1/3, 7 दूनी 14 + 1 15/3, यानी आंसर हो जाएगा 5, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक। मुद्दा ये है कि भाई ये जो आता है 2n+1/3 ये आया कैसे, मुद्दा ये है, ठीक है। तो अब देखो ये आया कैसे है, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आया कैसे है, ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ कि ये जो चीज है ये कुछ ऐसा है, 1 2 बार है, 3 बार है ना। और ये कहानी जो है 7 3 3 6 1 7, ये 7 बार हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें पहले आपको लिखनी होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। सम मतलब पहले अगर n नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, ये नहीं करते हो, n+1/2, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर आपको सम ऑफ n फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बताइए कि जब आप लोग पहले n नेचुरल n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योगफल निकालना चाहते हो, उनके वर्गों का योगफल, तो बताइए कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 n+1 और 2n+1, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है। ऐसे क्यूब का हाफ n+1 का पूरे का होल का स्क्वायर होता है। खैर अभी क्यूब की तो जरूरत है नहीं, तो अभी फिलहाल इन दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो कि ये जो 2n+1/3 मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है ना, ये बना कैसे है, तो ये कहीं आसमान से नहीं टपका है, ये यहीं से बना है, ठीक है ना, ये यहीं से बना है। अभी देखते रहना। आप मेरे को एक चीज बताओ कि जैसे सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सम निकालोगे, तो जब आप सम निकालोगे इनका, तो ये देखो ये 1 है ना, ये देखो 2 2 बार है तो यानी कि 4 हो जाएगा, 3 3 बार है तो ये हो जाएगा 9, ऐसे ही 4 4 बार होगा तो 16, तो इसी प्रकार से ये कहानी चलती रहेगी, तो 7 7 बार हो जाएगा तो 49। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि सर ये तो हमारे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम बोल रहा है ना। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बताइए कि यहां पे 1 है ना, 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 3 बार है, 4 कितने बार होगा, 4 बार, 5 कितने बार होगा, 5 बार, 6 कितने बार होगा, 6 बार, तो 7 कितने बार होगा, 7। तो यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे टोटल कितने होंगे, तो इसको भी जोड़ोगे और इसको भी जोड़ोगे और इसको जोड़कर इसको जोड़कर इसको इससे डिवाइड करोगे, तब जाके आंसर आएगा। यानी कुल मिलाकर हम लोगों को करना यह है कि जो भी हमारा सम होगा इसका और जो भी हमारा सम होगा इसका, इसको डिवाइड करना है ना। तो बेटा हम सीधा सीधा एक काम, इतना तामझाम करने से ज्यादा अच्छा क्या है कि हम एक काम ये कर देते हैं कि
हम सीधा सीधा n फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, अगर एवरेज निकालना है इसका, हाफ n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो किससे, n प्लस 1 और बटे में 2, तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़े में कितने बार में, 3 बार में। तो देखो उत्तर तुम्हारा 2n प्लस 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को लॉजिक बताया ये समझ में आ गया होगा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? मुझे लगता है किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है।